देश की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, वो एम्प्लॉयमेंट है। तो अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आई थिंक एक बहुत बड़ा योगदान है जो खाली सरकार अकेले नहीं कर सकती, इसमें आप जैसे लोगों का साथ चाहिए उसके अंदर से। और जैसे ही एक सक्सेस आती है जहाँ पर आप बेसिक पूरा करना शुरू करते हो, जहाँ पे आपका घर चलता है, आपकी तनख्वाहें निकलती हैं, आप भी कुछ घर ले आके अपने घर में दे पाते हो, वहां पे आके वो जनरली 10 में से मैंने देखा 6 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं। वो फिर उसको पकड़ के बैठते हैं और वो फिर अगली छलांग लगाने में बहुत डरते हैं। तो हमने ऑफिस जो सेलेक्ट किया था उसके साथ वाली बिल्डिंग में सेलेक्ट किया था और वो दिल्ली दरबार और उसके बीच में एक पेड़ था जिसके नीचे हमने 6 महीने ऑफिस चलाई थी। जब हम वहां से चला रहे थे तो हमारे साथ ऐसी पोजीशन भी आई थी कि हमें लगा था कि शायद जॉब छोड़ के हमने गलती कर दी है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आ गया था कि बहुत गर्मी पड़ रही थी और हमें पेप्सी लेनी थी और हमारे पास एक पेप्सी के पैसे थे चारों के पास मिला के। तो हमने एक पेप्सी खरीदी और एक ही में से चारों को स्टॉक 4 ले आए थे और चारों ने पी ली इसमें। ये हमारी सोच, ये जो 500 साल की गुलामी है उसका परिणाम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अपने इतिहास से जोड़ूं तो हमारे देश के अंदर सोना नहीं होता, लेकिन हमारे परिवार में औरतों के पास जितना सोना होता है अगर हम उसको सबको निकालते हैं तो 2-4 कंट्रियों का हम इकोनॉमी डिस्टर्ब करते हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस के बिना कभी कोई ब्रांड बनता ही नहीं है। अगर कभी भी दुनिया में कोई भी ब्रांड बना है तो वो कस्टमर एक्सपीरियंस से ही बना है, क्योंकि आप किसी भी बिजनेस को आप एक लिमिट तक समझ सकते हैं। आप हर सब्जी को नहीं खा सकते हैं, तो सब्जी वाले को भी कस्टमर रिव्यू से ही समझ आएगा कि मेरी सब्जी जहां से मैं लेके आ रहा हूं वो सप्लायर ठीक है या नहीं है। जिंदगी में समस्याएं, किसी भी एक समस्या का समाधान करो, किसी भी एक समस्या को पकड़ लो और उसका समाधान करो और उसे तब तक मत छोड़ो जब तक उसका समाधान ना कर दो। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सर, थैंक यू दीपक जी। आपका पूरा देख रहा था, पूरा हिस्ट्री देखने की कोशिश कर रहा था, कुछ समझने की कोशिश कर रहा था आपको उसमें अंदर से। तो सर, एक छोटे से यूपी के गांव से शुरू करके और एक जहाँ तब जो समझ में आपकी उसमें आया कि आप शायद उस टाइम शादीशुदा थे और एक रीजनेबल अच्छी लाइफ जो एक हमारी टिपिकली मिडिल क्लास में सोच होती है उसको लेके आप आई थिंक आप यू हैव अटेन दैट माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया था। और तब फिर वो धंधे की तरफ खुद कूदने की कोशिश करी। तो जिसे बोलते हैं कि बसा बसाया सब कुछ, जो जहाँ पे लाइफ कूल होनी शुरू होती है और बोला नहीं कुछ और पंगा लेते हैं, और आपने वहाँ उस टाइम पे खुदा। सो व्हाट इट टेक्स टू बिकम ठाकुर अनूप सिंह, क्या चाहिए ठाकुर अनूप सिंह बनने के लिए? देखिए सर, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। दादा मेरे किसान थे, पिताजी मेरे फौजी थे। मेरे पिताजी, मुझे गर्व है अपने पिताजी पे कि उन्होंने 3 वॉर लड़ी। अच्छा। और उसी गर्व को आगे कंटिन्यू करने के लिए कि मेरे बच्चे भी मुझ पे गर्व करें, कुछ नया करने की इच्छा थी। तो इसीलिए ये नई चीजें सोची, और जब नई चीजें सोचने लगे तो जिम्मेवारियां बढ़ती चली गई तो लगा कि कुछ ऐसा करने की जरूरत है जो देश के भी काम आए। पिताजी ने बंदूक से देश की रक्षा करी, बंदूक हाथ में लेके। तो हमारा भी फर्ज बनता है किसी ना किसी तरीके से। तो आज की जो बंदूक है वो आज की आईटी है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जब भी किसी कंट्री में जाते हैं तो वहां सबसे पहले यही कहा जाता है, यार इंडिया वाले ना आईटी पे पूरे वर्ल्ड पे आईटी का कब्जा है तो इंडिया का है। तो ये बड़ी गर्व की बात होती है हमारे लिए। और हम अपने देश के अंदर कुछ कर सकें, अपने छोटे व्यापारियों के लिए कुछ कर सकें। स्टार्टिंग में तो हमने अपने परिवार को मेरा परिवार अच्छा चले, मेरे से जुड़े हुए लोग अच्छा कमाएं खाएं, इसी में ही मेन फोकस था। लेकिन वक्त के साथ वो चीजें बदल गई। वक्त के साथ जब अपनी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो आदमी फिर और बड़ा सोचने लगता है। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि मार्ग ईआरपी लिमिटेड में 711 लोग एम्प्लॉय हैं, 711 परिवार जुड़े हुए हैं मार्ग ईआरपी से। और हमसे इस समय 900 से ज्यादा पार्टनर्स जुड़े हुए हैं।
वैसे तो 1200 पार्टनर्स हैं, लेकिन 900 पार्टनर्स हैं जो एक्टिव पार्टनर्स हैं। 900 पार्टनर्स के साथ हर एक के साथ 5-10 परिवार जुड़े हुए हैं। तो अगर बात करें तो मार्ग का परिवार, हम ये कहें कि मार्ग ईआरपी लिमिटेड एक रोजगार भी बहुत बड़े लेवल पे प्रोवाइड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट किए हैं। हमने उन लोगों को मालिक बनाया है जिन्होंने कभी ऑपरेटर बनने के लिए, नौकरी करने के लिए शहर में आए थे। आज वो मालिक हैं और वो हजारों लाखों मालिकों को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मतलब लाखों आज के डेट में 10 लाख के करीब व्यवसायी हैं, कंपनियां हैं जो मार्ग सॉफ्टवेयर पे चलती हैं। तो वो जो 10 लाख कंपनियां चलती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको हम अपना क्रेडिट मानते हैं कि भाई मार्ग ईआरपी ने उनको इस लायक इक्विप्ड किया है। वैसे तो हम नहीं होते तो कोई और होता, लेकिन हमने उसको इक्विप्ड किया है। इस बात पे हम अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। बहुत बढ़िया सर। इस देश की समस्या, एक बहुत बड़ी समस्या है, वो एम्प्लॉयमेंट है। तो अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आई थिंक एक बहुत बड़ा योगदान है जो खाली सरकार अकेले नहीं कर सकती। इसमें आप जैसे लोगों का साथ चाहिए उसके अंदर से। सर अगर आप पूरी अपनी जर्नी को अगर आप पीछे दिखें आज की डेट में, जहाँ से शुरू करा और जहाँ आज है उसके ऊपर, तो आप अगर कुछ ऐसे माइलस्टोन या ऐसे इवेंट जहाँ पे आप टूट गए हो या बन गए हो, या ऐसे हर की घटना होती है जहाँ पर आपको लगता है कि यार सब खत्म या सब शुरू, या गलती करी या ठीक किया, जो आपको एक दिन आपको लाइफ में पॉज देती है आपको वाली गानी, तो कुछ अगर आप ये सर आपने जो रोजगार पे पहला जो आपने कहा, उस पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि हमारी मार्ग स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है हमारी, और हम सरकार के साथ काम करते हैं। और हमारे जो कि DDU-GKY जो सबसे टफ इंस्टीट्यूशन कहा जाता है गवर्नमेंट का, बहुत ज्यादा नॉर्म्स होते हैं, उसमें हमारे कुछ नहीं तो कम से कम भी तो 5000 से बच्चे ज्यादा पढ़ के रोजगार पा चुके हैं। तो हम लोग उसमें सरकार के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लाखों की संख्या में हर साल रोजगार दिलवाते हैं। और उसमें हमारा कोई ऐसा रोल नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर लगाने जाते हैं तो जो मालिक होता है उसको ये नहीं पता होता है कि भाई लड़का कहाँ से मिलेगा, चलाऊं कैसे, क्योंकि कंप्यूटर अभी क्या है, नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी वो तो इक्विप्ड होगी, लेकिन जो अभी भी जनरेशन के साथ हम लोग टैकल कर रहे हैं वो जनरेशन कंप्यूटर इक्विप्ड नहीं है। और मोबाइल चलाना कंप्यूटर चलाने जितना आसान नहीं है ना। मोबाइल चलाना ज्यादा आसान है, कंप्यूटर थोड़ा सा टफ हो जाता है। और जब आपको अपनी बिलिंग वगैरह करनी हो तो कहीं ना कहीं वो हमसे बच्चे मांगते हैं। तो ऐसे हमारे पास लाखों की तादाद में जॉब होती है और हम वहां के लोकल बच्चों को वहां पे अपॉइंट करा देते हैं। तो अब हम सरकार के साथ भी काम कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा रोजगार में हमारा प्रयास है कि हम एक अच्छा रोजगार लोगों को, मतलब ऑपरेटर लेवल के जो छोटे जॉब्स हैं वो दिलवा सकें। और जहां तक सर टूटने की बात है, तो जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं होता है जो टूटा ना हो। तो ये घटनाएं तो हमारे साथ भी हुई हैं। कई बार लगा कि यार हमारे दोस्तों ने जो काम किया वो ज्यादा अच्छा था, और हमने जो ये सॉफ्टवेयर लाइन चुन ली, ये गलत चुन ली। क्योंकि उस समय में जब सॉफ्टवेयर किसी को लगाने जाते थे तो वो ये कह देता था, यार सॉफ्टवेयर इसकी क्या जरूरत है, मेरा सारा काम तो हो जाता है हाथ से। तो लोगों को ये समझाना कि 80,000 रुपए का कंप्यूटर उस समय आया करता था, तो 80,000 रुपए का कंप्यूटर खरीद लो और उस पे तुम 10-5 हजार हमको भी दे दो, और उसके बाद तुम इस पे काम करो और ये काम तुम्हारा आसान कर देगा। तो कहता था ये जो मुनीम है ना, ये 8,000 रुपए लेता है और ये सब कुछ करता है मेरा। तो वो एक बहुत बड़ी समस्याएं रही। फिर बीच बीच में क्या था कि आईटी लाइन, देखिए कंप्यूटर में क्या है, आज भी हमारे साथ ये दिक्कतें आती हैं। आज भी मैं मानता हूं कि जैसे एक किराना की शॉप में 10-15 हजार आइटम होते हैं, एक फार्मेसी की शॉप में 10-15 हजार दवाइयां होती हैं। किराना की दुकान पे बिस्किट पड़ा 15 दिन में वो खराब हो जाता है, और वो कस्टमर को नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब आप 3 महीने से अगर कोई बिस्किट पड़ा है, सील जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा आइटम हमारे पास कितना पुराना पड़ा है और उसे हम वापस कर सकें। तो लेकिन जितना हम नुकसान अपनी दुकान में करते हैं, उससे बहुत कम पैसा लगता है किसी दुकान को कंप्यूटराइज कराने में। लेकिन ये समझाने में हमें तब भी उतनी ही दिक्कत थी, आज भी उतनी ही दिक्कत है। तो उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि जैसे मेरे को एक वाकया याद है कि हमारे पास ऑफिस का किराया देने को नहीं था, तो हमने दिल्ली दरबार अशोक विहार में एक रेस्टोरेंट था, उसके सामने एक बहुत अच्छा पेड़ था।
तो हमने ऑफिस जो सेलेक्ट किया था उसके साथ वाली बिल्डिंग में सेलेक्ट किया था और वो दिल्ली दरबार और उसके बीच में एक पेड़ था जिसके नीचे हमने 6 महीने ऑफिस चलाई थी। तो आपने मेरी स्टोरी में भी देखा होगा। इवन ये फॉक्स इंडिया ने भी इसको अपने फ्रंट पेज पे उसको कवर किया था और उस पेड़ को। तो हमारी 3 लोगों की फोटो है, वो भेजूंगा मैं आपको। तो जब हम वहां से चला रहे थे तो हमारे साथ ऐसी पोजीशन भी आई थी कि हमें लगा था कि शायद जॉब छोड़ के हमने गलती कर दी है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आ गया था कि बहुत गर्मी पड़ रही थी और हमें पेप्सी लेनी थी और हमारे पास एक पेप्सी के पैसे थे चारों के पास मिला के। तो हमने एक पेप्सी खरीदी और एक ही में से चारों को स्ट्रॉ 4 ले आए थे और चारों ने पी ली उसमें। तो ये वक्त ठीक है सर, फौजी का बेटा था तो आप भी समझ सकते हैं फौजी के पास कोई सेविंग अकाउंट नहीं होता है। तो वो समस्या सबके साथ रही है, सबने ऐसा ही किया है सर, हमने कोई खास नहीं किया। दुनिया ने अगर कुछ अचीवमेंट करी है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी रही है। बिल्कुल। तो अगर ये एक बड़ा मेरा एक अलग एक ऑब्जर्वेशन है, खासकर ये इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को लेकर है कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता, राइट, और मैं कई लोगों को मैं बहुत मिल चुका हूँ और वैसे भी देखता हूँ कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता, खासकर जो लोग कामयाब हुए हैं उनकी बात करूंगा या जो एक लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, तब हम अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। जब मतलब बिल्कुल ही कुछ बेसिक सर्वाइवल मॉडल भी एस्टैब्लिश नहीं होता मार्केट में, तो वो अपना घर दुकान जो उसके बाद होता है वो उसको दांव पे लगा देता है। और जैसे ही एक सक्सेस आती है जहां पर आप बेसिक पूरा करना शुरू करते हो, जहाँ पे आपका घर चलता है, आपकी तनख्वाहें निकलती हैं, आप भी कुछ घर ले आके अपने घर में दे पाते हो, वहां पे आके वो जनरली 10 में से मैंने देखा 6 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं। वो फिर उसको पकड़ के बैठते हैं और वो फिर अगली छलांग लगाने में बहुत डरते हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि मतलब मेरी सोच सही है, क्या ये ऑब्जर्वेशन सही है, और अगर ऐसा है तो क्यों है? देखिए सर, ये हमारी सोच, ये जो 500 साल की गुलामी है उसका परिणाम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अपने इतिहास से जोड़ूं तो हमारे देश के अंदर सोना नहीं होता, लेकिन हमारे परिवार में औरतों के पास जितना सोना होता है, अगर हम उसको सबको निकाल दें तो 2-4 कंट्रियों का हम इकोनॉमी डिस्टर्ब कर दें। तो हमारे देश में सोना नहीं होता, फिर भी हमारे देश में इतना सोना कैसे आया? इसका मतलब है हमारे जो व्यापारी वर्ग था, वो पहले जो व्यापारी वर्ग था उसकी एक सोच थी और वो दुनिया के ऊपर अपना राज करता था। मतलब भारत में, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आर्यव्रत ने पूरी दुनिया के ऊपर अपना एम्पायर किया है, और वो एम्पायर तलवार के बेस पे नहीं किया सर, वो एम्पायर उन्होंने व्यापार के बेस पे किया। तो ये चीजें हमने 500 साल की गुलामी के बीच में हमारी पीढ़ियों ने उससे थोड़ा घबरा के पीछे हट गए। आज वही कारण है सर कि हम दुनिया के टॉप ब्रांड्स में हम है ही नहीं, टॉप 100 ब्रांड्स में हम है ही नहीं। हमारे जितने भी हमारे जो बहुत बड़े ब्रांड भी हैं, वो भी क्या करते हैं कि वो भी केवल यहीं का अपने एम्पायर को चलाने में ही दुनिया समझ लेते हैं। हमारे लोगों की सोच क्यों बदल गई, ये एक गहन चिंतन का विषय है कि अगर आपने यहां इतनी कामयाबी पाई है, जो कि सबसे टफ कंट्री है, मैं कहूंगा इंडिया बिजनेस के लिए सबसे टफ कंट्री है। यहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ना पड़ता है आपको, यहाँ पब्लिक में कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा हाई होता है, यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिलता है ना। उसके बाद भी आप यहाँ जीत जाते हैं और फिर आप बाहर नहीं निकलते हैं, आप डर के मारे उसमें अपने शंख में, खोल में घुस जाते हैं आप। तो ये एक बहुत गलत चीज है। हाँ, क्योंकि मार्ग ईआरपी लिमिटेड पे हमारे पास कभी भी फंड नहीं था, हम सेल्फ फंडेड कंपनी है। तो हमने 28 कंट्रीज में आज अपना नेटवर्क पहुंचाया है और हम उस पे अपने आप को रेगुलर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि बिजनेस का मतलब ही लॉस होना होता है। मैं आज इस बात को कहता हूं कि अगर आपने कोई कामयाबी हिंदुस्तान में पा ली है और अगर आप दुनिया पे अगर उस कामयाबी का मॉडल इंप्लीमेंट करें, तो शायद आपको जो हिंदुस्तान में कामयाबी पाने में आपका जो लगा है एसेट्स, वो शायद एसेट्स आपका नहीं लगेगा, लेकिन आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं और बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो 10-10, 15-15 लोगों की कंपनियां, और अच्छा मार्जिन कमाते हैं।
तो वो उनका हमेशा मेरे को ये रहा कि अनूप तुम जो इंडिया के लिए जितना काम कर रहे हो, इतना अगर तुम यूएस में कर रहे होते तो आज तुम बिलियनर होते। तो मैंने ये कहा कि हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी डेटा कंपनी है। आज की डेट में अगर बात करें 20 बिलियन इनवॉइसेस मार्क से प्रोसेस होते हैं सर। अगर हाँ 100 बिलियन की ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होती हैं। अभी इसीलिए मैंने पेमेंट अपने बर्थडे पे 24th बर्थडे था मेरा, तो मैंने उस दिन पेमेंट लॉन्च की है। तो देखिए क्या है कि हम लोगों को थोड़ा सा व्यापार में हम लोग कहीं ना कहीं अपनी 500 साल की गुलामी से कहीं ना कहीं हमारी कंजर्वेटिव सोच हो गई है, उससे हमें बाहर आना पड़ेगा। दुनिया पे आज भी भारत राज कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोदी जी बहुत सही बात कहते हैं। मोदी जी सिर्फ हनुमान, वो जामवंत की तरह आपको हनुमान मांग के आपको जगाने की कोशिश करते हैं कि जागो और आगे बढ़ो। सही बात है, यार इधर बिल्कुल ठीक कहा आपने। देख तो मेरा भी जो बुक है उसमें बड़ा जो एक अध्ययन है जिसके अंदर मेरा यही है कि इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, ज्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं। जब हम कंज्यूम कर सकते हैं और हमारे बेस्ट ऑफ द ब्रेन आर रनिंग बेस्ट ऑफ द कंपनी ऑन द ग्लोब, तो हमारे यहाँ से ज्यादा यूनिकॉर्न निकल के क्यों नहीं आती? हम लोग बाहर जाके याद क्यों नहीं कर रहे? और शुरू भी बहुत लोग करते हैं, पर वो जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है। और जो सक्सेस रेट है भी उसके अंदर वो सर्वाइवल से जाके स्ट्रगल से जाके सर्वाइवल पे, और सर्वाइवल से जाके शायद स्टेबिलिटी के बाहर वो जाके रुक जाती है वाली कहानी। तो आई थिंक आप जैसे लोगों को सर बहुत जरूरत है ताकि वो ये खुल के बोले कि भैया जाओ बाहर राज करो, तुम खाली राज करने के लिए पैदा हुए हो, तुम खाली वो पैसे कमाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम्हें इससे बाहर सोचना पड़ेगा। हाँ, पैसे का क्या करोगे? अभी मैं एक मेरे मित्र हैं जो 98 से मेरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो आज सुबह मेरी उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा आपके पास पैसा बहुत है, कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या एक भी ब्रांड आप बता सकते हैं जिसको लोग जानते हो? तो उन्होंने कहा नहीं यार अनूप ये तो नहीं है। मैं बोला फिर आप पैसे का क्या करेंगे? आपके किस काम का पैसा? आपका कोई ब्रांड ही नहीं जानता। तो मैं उन्हें एडवाइस कर रहा था कि यार आजकल क्या है, सब्जी धोने की एक नया चलन शुरू हो गया है। और हम पहले, मैं सोचता हूँ जब हम केमिकल में उसको, जब मतलब आज सब्जी आती है और हम उस भगोने में जो डाल के उसको साफ करने के लिए छोड़ देते हैं, उसमें इतना पानी, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो मैं अपनी पत्नी से कह रहा था कि क्या ये सब हम खा जाते थे पहले? बोली हाँ खा जाते थे। मैं बोला ये तो एक अच्छा बिजनेस है, ये मैं किसी को सलाह दूंगा। तो मैंने अपने फ्रेंड को सलाह दी कि भाई आप दवाई की कंपनी चलाते हैं, आप इसका भी आप लाइसेंस लीजिए और एक टीवी पे ऐड कीजिए। आज की डेट में कोई भी एस्टैब्लिश ब्रांड नहीं है इसमें सब्जी धोने के लिए, आप उस अपने ब्रांड को उसमें एस्टैब्लिश करिए। तो उनको बहुत अच्छा लगा आइडिया। बोलते हैं हाँ अनूप, मैं ये बात तो सही है कि इतना पैसा मैंने कमा लिया है कि मेरी 3 पुस्तकें आराम से चलेंगी। तो मैंने कहा आप 3 पुस्तकों के बारे में बस सोचिए, आप सोचिए कि आपको कितने लोग जानते हैं, आपका ब्रांड को कौन जानता है। तो ये चीजें हैं सर। बात करें कि अगर आप एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हो उसके लिए, तो उसमें कस्टमर एक्सपीरियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और अगर आप एसएमई के अंदर देखेंगे आई थिंक, तो वो शुरू में क्या होता है कि वो अपना जो बेसिक है, मैंने माल बेचा, 2 पैसे लिए और 1 पैसा कमाया, उससे बाहर सोच हम ये जो है कि ब्रांड डेवलप करना है और एक ऐसा एक चीज डेवलप करनी जो कि जिसको लोग जाने और जिसको नाम पे ही लोग चीजें खरीदे, उसमें कस्टमर एक्सपीरियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑब्वियसली आपने भी मार्क ईआरपी एस्टैब्लिश किया है, इसके अंदर आज एक ब्रांड है, लोग नाम से भी खरीदते हैं उसको, राइट? हर एक से तो आप ना तो मिलते हैं ना आपको लोग जानते होंगे, लेकिन जो आपने एक अपने फीचर को लेके और एक ब्रांड को लेके डेवलप करा है, तो उसमें कितना इंपॉर्टेंट रहा कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान करना आपके लिए? देखिए सर, कस्टमर एक्सपीरियंस के बिना कभी कोई ब्रांड बनता ही नहीं है। अगर कभी भी दुनिया में कोई भी ब्रांड बना है तो वो कस्टमर एक्सपीरियंस से ही बना है, क्योंकि आप किसी भी बिजनेस को आप एक लिमिट तक समझ सकते हैं। आप हर सब्जी को नहीं खा सकते हैं, तो सब्जी वाले को भी कस्टमर रिव्यू से ही समझ आएगा कि मेरी सब्जी जहां से मैं लेके आ रहा हूं वो सप्लायर ठीक है या नहीं है। ऐसे ही सर सॉफ्टवेयर तो हम लोग तो क्या करते हैं, हम बिजनेसेस को इक्विप्ड करते हैं कि वो बिजनेस अपने आप को अच्छे तरीके से चला सके। अब मार्ग ईआरपी की बात कर रहे हैं, तो मार्ग ईआरपी अगर कस्टमर के, हम ये बोलते हैं कि हमारे पास सर लाखों साल का तजुर्बा है। उसमें इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर एक कस्टमर ने 20 साल में अपना एक तजुर्बा लिया और वो तजुर्बा उसने हमारे से अपना प्रोडक्ट, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने में हमें दे दिया, तो उसने अपने 20 साल का तजुर्बा हमें दे दिया। अगर हमने उसको कोड करके ऐसा बना दिया जो उसको वाकई में उसको अपना हाथ से काम करने से ज्यादा आसान हो गया,
तो समझ लीजिए कि उसका भला होगा, साथ में उस 20 साल के तजुर्बे को हम जो लाखों लोगों तक लेके जाएंगे उन सब का भला होगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि जब बिलिंग सॉफ्टवेयर बने तो बिलिंग सॉफ्टवेयर लाइव आपको अकाउंट पे बैलेंस नहीं दिखाते थे, आज भी नहीं दिखाते हैं। 80-90% अगर आप बिलिंग कर रहे हैं तो कस्टमर का बैलेंस आपको साथ में नहीं दिखेगा। मार्ग ईआरपी ने पहली बार जब ये फील किया कि यार जब मैं जिस कस्टमर का बिल बना रहा हूं उसका अमाउंट कितना उससे लेना है वो सामने दिखना चाहिए। आज भी सॉफ्टवेयर ऐसे हैं बहुत बड़े, सॉरी मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े ब्रांड ऐसे हैं, आप चेक कीजिएगा, आप आइटम का बिल बनाते हैं तो उसका स्टॉक नहीं दिखाता सामने। आप कस्टमर का सेलेक्ट करते हैं तो कस्टमर का लेजर के सामने उसका बैलेंस नहीं आता। अब जो भी कारण उनके रहे हों, लेकिन अगर मान लीजिए आप बैलेंसेस अगर सामने दिखाते हैं, ये हमारा एक कस्टमर का एक्सपीरियंस है। यार मैं आइटम सेलेक्ट कर रहा हूं, मुझे ये बता क्यों नहीं रहा है कि यहाँ पे 50 पीस पड़े हैं मेरे पास, मैं क्यों इस पे एंटर मारने के बाद देखूंगा। तो ये छोटे छोटे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं सर। आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं कि हर दुकान वाले के पास, हर व्यापारी के पास एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सप्लाई चेन की बात करते हैं हम रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो डिस्ट्रीब्यूटर को क्या होता है, कभी ये नहीं पता चल पाता कि उसको क्या आइटम ऑर्डर करना चाहिए। उसके बाद जब शॉर्ट होने लगता है तो शॉर्टेज के बेस पे ऑर्डर दे देता है, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। तो मेरे एक कस्टमर ने कहा कि अनूप जी, अगर मेरे पास यहाँ पे अगर 15,000 आइटम पड़े हैं, कोई मेरे सामने आया है, तो मुझे ये सॉफ्टवेयर, जब मैं वो कंपनी वाला मुझसे ऑर्डर लेने आता है तो मैं कंपनी पे एंटर मारूं तो मुझे पता चलना चाहिए ये आइटम मेरे पास 7 दिन का पड़ा हुआ है, ये 15 दिन का पड़ा हुआ है, ये 30 दिन का पड़ा हुआ है, ये 90 दिन का पड़ा हुआ है। तो 90 वाले मैं सारे उसको वापस कर दूंगा और 7 वाले दोबारा मंगा लूंगा। अब मेरे पास 90 दिन से ज्यादा का पड़ा हुआ है और वो मेरे को तीसरे दिन डिलीवरी दे देता है, तो व्हाई आई विल होल्ड दिस 90 उसका। अब इससे क्या होता है, जब कंपनियों में रिएक्शन आया इसका कि अनूप जी ये ऑप्शन गलत है आपका, और इससे तो हमारी रिटर्न्स बहुत आने लगी हैं। तो जब हमने उसको दिया कि उसको पता चला कि सर मेरे पास 20 लाख का स्टॉक है, उसमें से 3 लाख का स्टॉक शॉर्ट है, तो वो क्या हुआ, पता चला कि उसकी सेल के बिहेवियर पे उसने बता दिया कि ये केवल 7 दिन में खत्म होने वाला है, अगर इसी बिहेवियर पुरानी हिस्ट्री के बेस पे। और इसी हिस्ट्री के बेस पे ये आइटम आपका 90 दिन से ज्यादा स्टॉक में रहेगा। तो जब उसने वो वापस किया तो पता चला कि वो जो 25-30 लाख की इन्वेंट्री से जो काम कर रहा था, उतना ही काम 15 लाख की इन्वेंट्री से होने लग गया। तो उसको 10 लाख की जो इन्वेंट्री का पैसा था उसने कहीं अच्छी जगह यूज किया, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट बढ़ाने में यूज किया जिसकी मार्केट को डिमांड ज्यादा है। अब इससे क्या, कंपनियों को जब रिएक्शन हुआ तो मैंने कंपनियों को भी समझाया कि इसकी सेल्फ में पड़े हुए तुम्हारी बिस्किट खराब हो जाएगी। अगर इसके यहां नहीं बिक रही है तो आप अपना माल आपको वापस कर रहा है तो ये आपके लिए अच्छा है, कम से कम आप उस आइटम को कहीं और बेच देंगे, कम से कम वो कंज्यूम तो होगा। अब किसी के घर में पड़ा हुआ, वही वाली बात है कि बैंकों में पड़ा हुआ व्यापारियों का पैसा सड़ जाता है और फिर उनको बड़े बड़े माल्या जैसे लोग यूज कर लेते हैं, उससे बढ़िया यार अपना ब्रांड बनाने में यूज करो ना। तो ऐसे ही पैसे का हमारे व्यापारी संघ, मतलब पुराने टाइम में बहुत इंटेलिजेंट थे, तभी हम लोग कपड़े से सोना लाते थे। लेकिन अब हम पोजीशन में इसमें आ गए हैं कि हमें यही नहीं पता होता है कि हमारे स्टॉक की पोजीशंस क्या है। ठीक है, आज की डेट में बात करें तो पहले क्या होता था कि कम लोगों से डील करना होता था, तो हमारे पास कम चीजें चाहिए होती थी, आइटम कम होते थे, इन्वेंट्री कम होती थी, बिलिंग कम होती थी, तो हम मैनेज कर लेते थे। लेकिन कंप्यूटर आपसे 1000 गुना ज्यादा फास्ट चलता है। आप अगर एक दुकान की मैनुअल ये चेक करना चाहें कि मेरे पास कौन सा आइटम ऐसा है जो 90 दिन से बिका ही नहीं है, ये शायद आपको पता करने में 3 दिन लग जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर में अगर एक बटन दबाएंगे तो आपको 1 मिनट में पता चलेगा कि कौन सा आइटम किस रैक पे रखा हुआ है जो बिक नहीं रहा है। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि यार ये आइटम है, इनको अगर मैं हटा दूं तो मैं यहाँ पे और ऐसे आइटम लगा सकता हूं जो मेरे बिकते हैं, जिससे मेरी सेल बढ़ सकती है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं सर, जो आपको बदल के रख देती है। एब्सोल्युटली सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका ये मॉडल ये वाला है। और इसमें मुझे लगता है कि एक में 2 चीजें हैं। एक तो जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं बैठ के, बैकएंड के अंदर जो आपकी टीम बैठ के प्रोडक्ट बनाती होगी बैठ के, अब ये जो पूरा जो अभी सबने बताया 800 पार्टनर है, और 800 पार्टनर अगर 5-5 लोग भी काम करते हैं, वो जाके अगर वो जो भी क्लाइंट हैंडल करते हैं, तो जहाँ भी हर क्लाइंट अपना एक नई एक्सपीरियंस देता है, अपना एक लर्निंग देता है, अपना एक कुछ ना कुछ इनपुट देता है, इसमें कुछ ना कुछ यूनिक निकल के उसमें आता है उसके अंदर से।
तो आप ये सिस्टम कैसे फ्लो करते हैं जहां पर कि वो जो ग्राउंड लेवल पर जो फीडबैक मिल रहा है वो प्रोडक्ट टीम तक पहुंचे और वो फिर उसके ऊपर ढंग से एनालिसिस होके कि वेदर वो। सर इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने ना अपने सारी टीम मेंबर्स को जैसे एग्जांपल के ले लेते हैं, हमारा जैसे श्रीनगर में एक हमारा ऑफिस है। अब श्रीनगर में जो हमारे जो 2 ऑफिसेज हैं वहां पे, तो दोनों जो पार्टनर ऑफिसेज हैं हर एक के पास 5-5, 10-10 लड़के हैं। वो लड़के जाते हैं मार्केट में और उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं, लड़के जाके अपने जो एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे साथ ये है कि हमारे जितने 800 पार्टनर है उसमें कोई भी पार्टनर हमारा 45 प्लस का नहीं है। मतलब ब्रीफ केस लेके हमारे से डीलरशिप पार्टनरशिप ली हो ऐसा कोई नहीं है। सभी लोगों ने उसमें 80% लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ 2-2, 3-3 साल जॉब कर चुके हैं, आज अपना बिजनेस कर रहे हैं। उन्हीं को हमने प्रमोट करके बिजनेसमैन बनाया। तो क्या है, वो खुद फुल ऑफ नॉलेज है। अब मान लीजिए उन्होंने एक सेब के व्यापारी के पास पहुंचे, उसने सेब के व्यापारी ने अपनी कुछ समस्याएं बताई कि भाई मेरे स्टोरेज का ये सिस्टम है और ये सिस्टम स्टोरेज का अगर नहीं होने की वजह से कैरेट मेरा मैनेज नहीं हो पाता है और मुझे कैरेट वापस लेना होता है और ये मतलब एक अलग यूनिक हो गई चीज है। तो वो आता है, वो हमारे लड़के को, हमारे जो सीनियर वहां का मैनेजर मतलब पार्टनर होता है, उसको बोलता है कि सर मेरा ना इस वजह से सॉफ्टवेयर नहीं दिख पाया या मेरे कस्टमर को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो क्या करता है, पहले क्योंकि वो सीनियर होता है, बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर 2500 सेटअप है। दुनिया का अकेला सॉफ्टवेयर है जिसे आप किसी भी तरीके से किसी भी इंडस्ट्री के लिए मोल्ड कर सकते हैं और जस्ट इन यस एंड नो। तो क्या होता है, हो सकता है कई बार लड़के को नहीं पता होता है तो पार्टनर उसको समझा देता है कि भाई देखो इस सेटअप को ऑन करने से ये तेरा काम हो गया। उसके बाद अगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो हमने एक पैनल दे रखा है उसको, वो अपनी पैनल पे रिक्वायरमेंट को डाल देता है। जो रिक्वायरमेंट वो डालता है, फिर हमारे पार्टनर डेस्क के एक्सपीरियंस लोग जो 10-10, 15-15 साल पुराने एक्सपीरियंस है, वो लड़के फिर उसको अपने पास सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें वो समझ नहीं आता है कि ये कैसे करेंगे, जब उनको ये क्लियर नहीं होता है कि नहीं कैसे नहीं, ये नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर में, तब वो फिर हमारे डेवलपमेंट फ्लोर में आ जाता है। तो जब हमारे वो डेवलपमेंट फ्लोर में आ जाता है, वहां पे फिर टेस्टिंग वाली टीम बैठी है, वो टेस्टिंग टीम उसके थ्रू जाती है और फिर उसको वो फिर डेवलपमेंट में दे देती है एक टिकट बना के। फिर डेवलपमेंट टीम उसके अपने जो पेंडिंग वर्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करती रहती है और जैसे जैसे वो पूरे होते जाते हैं हम उसको नए अपडेट्स के तौर पे पार्टनर्स को शो करते रहते हैं कि भाई तुम्हारा ये काम हो गया, तुम्हारा ये काम हो गया। तो हमारे डेली डेवलपमेंट में हम महीने में बात करें तो महीने में हम कंज्यूमर रिलेटेड कम से कम भी तो 15 से 20 फीचर्स हम लोग हर मंथ ऐड कर देते हैं और इसीलिए रिचेस्ट सॉफ्टवेयर है आज की डेट में इंडस्ट्री का। आप इसमें फार्मेसी की दुकान चला सकते हैं, आप इसमें ज्वेलरी की दुकान चला सकते हैं जो कि सबसे टफ फील्ड है, क्योंकि ज्वेलरी में एक जब नेकलेस होता है, हमने बेचा तो एक ही आइटम है लेकिन ये 18 कैरेट की चेन है, इसका प्राइस 18 कैरेट से लगेगा, ये आगे का 22 कैरेट का है, इसमें 2 हीरे लगे हैं, 4 नग लगे हुए हैं, फिर उसके बाद उस पे वो नक्काशी का काम हो रखा है। तो जब इसकी बिलिंग करनी हो तो ये टफेस्ट बिलिंग कही जाएगी। एक ही आइटम के अंदर ये सबका पैसा भी लगना है, हीरे का रेट अलग है, हर हीरे का रेट अलग है ना, जो नग लगे हर एक उसका भी काम कर सकते हैं। सेब का अगर कोई फल सब्जी मंडी का काम कर रहा है वो भी कर सकता है, किराना भी कर सकता है। इवन दुनिया का सबसे कॉस्टली सॉफ्टवेयर होता है फार्मा मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर, वो भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं एज पर WHO GMP। फार्मा में you have 60% market share, I think. हाँ, we have. I think one of the toughest, I think, to manage in terms of inventory. हाँ, एक्चुअल में हमारे पे हमें कंपटीटर्स ने हमारे ऊपर ये टैग लगा दिया है कि ये फार्मा के, क्योंकि उनको पता है कि फार्मा सबसे टफ है जिसमें वो कुछ नहीं कर पाए। जो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो फार्मा में कुछ भी नहीं कर पाए, FMCG में कुछ भी नहीं कर पाए। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे ऊपर ये टैग लगा देते हैं ये साहब फार्मा का सॉफ्टवेयर है, ताकि उन्हें डर होता है कि ये जो सबसे इजीएस्ट मार्केट है जिसमें हम हैं, कहीं ऐसा ना हो मार्क अगर इसमें प्रमोट हो गया तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। जब हम दुनिया का सबसे टफेस्ट मॉडल हम एक्वायर कर सकते हैं तो सर जो नीचे का लेवल है वो तो बहुत इजी होता है। इवन आप देखेंगे कि जो सबसे टफेस्ट मार्केट है उसमें हम 12,600 का सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर को और 8,100 रुपए का सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं रिटेलर को।
और जो सबसे इजीएस्ट मार्केट है, जो सिंपल इन्वेंट्री होती है, दिन में 5 बिल होते हैं, वहां पे जो इंडिया के बड़े ब्रांड्स हैं वो 21,000 रुपए में, 26,000 रुपए में, 56,000 रुपए में ऐसे सॉफ्टवेयर बेचते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि यार ये टफ मार्केट को छोड़ के ये वाली मार्केट ले लेते हैं क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा है। ठीक बात है, ये सर अपना अपना भाग्य है सबका। वो तो ठीक है, बट आई थिंक एक अप्रोच वाली कहानी है। एक सर जो कि आप ब्रांड कॉन्शियस है और आप काफी मेहनत कर रहे हैं अपने ब्रांड को बनाने के अंदर। एक जो मैंने बड़ा कॉमन चैलेंज देखा है, स्पेशली जब हम लोग स्पेशली इंडियन कंपनी के साथ अगर मैं बात करूं, दैट लाइक एज अ मैनेजमेंट यू थिंक दैट यू आर वेरी क्लियर दैट यू आर लुकिंग इनटू अ रिलेशनशिप गेम, जहां पर आपका जो एक व्यापारी जो आपसे एक सॉफ्टवेयर पर खरीद रहा है उसको आप एक रिलेशनशिप देख रहे हैं कि आने वाली जिंदगी में ये रिलेशनशिप मेरे को कहां से कहां ले जाएगा। मतलब चाहे वो आपका जो 5 का सॉफ्टवेयर खरीद रहा हो, चाहे आपको आपकी कोई और आपकी कोई फीचर खरीद रहा हो, बट आपको पता है कि ये रिलेशनशिप जिंदगी भर का है और ये कुछ ना कुछ आपको पता है आपकी उसकी जर्नी क्या है। लेकिन जो पूरी चेन होती है, मतलब आप हुए, आपके फिर सेल्स टीम होती है, फिर आपके डीलर हो गए, फिर सेल्स पार्टनर हो गए, कहीं पर आगे रेफरेंस सेल भी होती है, आपके हार्डवेयर वाला भी कहता है कि मैं बेच दूंगा, वो लिंक लाके दे देता है उसके अंदर। तो ये जो रिलेशनशिप थॉट और ट्रांजेक्शन थॉट प्रोसेस जो है, ये क्या बड़ा कंफ्लिक्टिंग होता है टू गिव अ वेरी अल्टीमेट कस्टमर एक्सपीरियंस। लाइक आपकी थॉट तो एक यार मुझे बंदे को खुश करना है, इसको उसकी सारी समस्याएं खत्म करनी है, लेकिन जो बेचने जा रहा है उसको लगता है कि यार ये 10,000 का बेचूंगा, मुझे 2,000 मिलेंगे, तो 10,000 दे, साला मैं तो 2,000 रुपये कमाने हैं। तो वो जो सोच में अंतर आता है और जो अल्टीमेटली कंज्यूमर बैठा हुआ है एंड में, उसको तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। आपका तो प्रोडक्ट जब बोलेगा तब बोलेगा, फिलहाल तो उसका कोई बंदा बैठा है जिसकी आंख है 2,000 रुपये कमाने में, या जो भी उसका एक मार्जिन उसका हो सकता है। इसको कैसे आप चैलेंज देखते हैं और कैसे इसको देखो सर, ये चैलेंज उन लोगों के लिए होता है जो चैलेंज से डरते हैं, ठीक है। और भगवान का आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि हमारे साथ ऐसा कोई भी नहीं है सर। और उसका कारण है सर कि सॉफ्टवेयर एक बहुत आसान टेक्नोलॉजी होती है जिसे पहले पायरेट कर दो और जब कस्टमर फंस जाए तो उससे मर्जी के पैसे ले लो। ये हमारे देश के ही अंदर नहीं सर, दुनिया के अंदर है। और बड़े बड़े ब्रांड्स अगर बने हैं तो इसी तरीके से बने हैं। लेकिन हम लोगों ने, हमारे पास ये पहले दिन ऑप्शन था सर, हम चाहते तो अपने प्रोडक्ट को पायरेट कर देते और जब वो मार्केट में एस्टैब्लिश हो जाता तो हम नंबर 1 ब्रांड हो जाते। लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं किया सर, और हमने अपने लड़कों को भी नहीं करने दिया। हमने अपने बच्चों को यही सिखाया कि अगर तुम इस तरीके से डेवलप होते हो तो तुम क्या है कि मार्केट की नब्ज नहीं पकड़ पाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि एक कोरोना टाइप की बीमारी कोई ऐसी होगी इंडस्ट्री के अंदर, ये तो आदमी ह्यूमन में होती है, वो इंडस्ट्री में होगी और वो आपको साफ कर देगी। तो और ये हुआ भी है सर। आज की डेट में आप देखें तो किसी भी काउंटर पे बिलिंग सॉफ्टवेयर जो चल रहे होते हैं, कभी भी आप देखिएगा, या तो वो किसी चेन होगी तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि कॉर्पोरेट में लोकल वेंडर काम नहीं कर पाते हैं। तो आप उन चेन्स को हटा दीजिए, कॉर्पोरेट्स को हटा दीजिए। उसके अलावा किसी भी छोटे व्यापारी के यहाँ आप जाएं तो कभी भी अगर वो कंप्यूटर यूज कर रहा हो तो उसका चेंज करें, तो आपको दुनिया में कोई भी बड़ा ब्रांड आपको उसमें नहीं मिलेगा। उसमें या तो सॉफ्टवेयर कोई लोकल चल रहा होगा, या मार्क चल रहा होगा, या कंप्यूटर ही नहीं होगा। जैसे देखिए, अकाउंटिंग में आप प्रोडक्ट दे देते हैं, अलग बात है, अकाउंटेंट को नॉलेज है, अकाउंटेंट चला लेता है। व्यापारी को प्रोडक्ट व्यापारी की सोच का देना होगा। और जब आप 2000 कमाने वाले बच्चों की सोच के साथ अगर डेवलप करेंगे, जैसे पायरेसी की सोच वही है कि मैंने इसको पायरेट लगा दूंगा, 500 रुपए मिल जाएंगे, मेरा कंप्यूटर बिक जाएगा। ऐसे लोग ज्यादा होते हैं और वो जब ट्रैप में फंस जाते हैं तो कस्टमर बेचारा मजबूर होकर पे कर देता है, क्योंकि उसको इससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं होता। कस्टमर बहुत भोला होता है, आज बहुत भोला है, अगले 5 साल 10 साल बाद भोला रहेगा नहीं पता। लेकिन क्योंकि उसको आईटी, मतलब उसके लिए आईटी में, आप बिलीव नहीं करेंगे, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करने वाला भी जिसने पायरेटेड सॉफ्टवेयर लगाया हो उसको पायरेटेड से ज्यादा पैसे दे देता, मतलब सॉफ्टवेयर की कॉस्ट से ज्यादा पैसे दे देता है। उसको लगता है मेरा काम ये आदमी करवा रहा है, मुझे नहीं पता ये क्या चल रहा है। तो हमने क्या किया हुआ है सर, आप मार्क का सॉफ्टवेयर कहीं से भी ऑनलाइन नहीं खरीद सकते। कुछ लोग गलत तरीके से ऑनलाइन उस पे अमेज़न वगैरह पे बेचने की कोशिश करते हैं, हमने उन्हें नोटिस दे रखा है। आप मार्क का सॉफ्टवेयर मार्क की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन नहीं खरीद सकते। आप अपनी इंक्वायरी डालिए, हमारा लड़का आएगा, आपको डेमो देगा,
आपको डेमो में अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बताइए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तभी वो लड़का आपको प्राइजेस बताएगा, और वो प्राइजेस बड़े सिंपल से हैं। 8,100 अगर आप रिटेल कर रहे हैं और 12,600 अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अगर आपने ये कहा मुझे सॉफ्टवेयर दे दे और हम देख लेंगे अपने आप, तो हमारे यहां कोई आपको सॉफ्टवेयर भी नहीं देगा। मतलब आप कभी ट्राई कीजिएगा, अगर हमारे लड़के को ये लग गया कि ये सॉफ्टवेयर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा है, तो वो आपको सॉफ्टवेयर नहीं बेचेंगे। और इससे हमें फायदा क्या हुआ, इसमें क्या है, कई बार मैंने जानने की भी कोशिश करी मेरे सीनियर बच्चों से भी, यार एक बात बताओ, वहां पे एक्स ब्रांड लग गया, उस ब्रांड में तो कुछ भी नहीं है। बोले सर लेकिन हमारे से तो हमारी रिक्वायरमेंट, हम उसकी पूरी रिक्वायरमेंट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने नहीं लगाया। सर अगर वो ये बोलेगा कि मार्क लगा लिया मैंने और मेरा चला नहीं, तो हमारे लिए एकदम मतलब हम इसको बड़ा हम अपने यहां सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं सर। मार्क का सक्सेस रेशियो इतना हाई है, अगर आपने या तो मार्क आपको लगाएगा नहीं, अगर आपको लगा दिया तो निश्चित तौर पे आपकी 99%, देखो 100% तो किसी की पूरी नहीं हो सकती, 99% आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। ये इस वजह से हमें एक बेनिफिट जो मिला है वो ये मिला है कि आज अगर हमें Amazon जैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना हो तो केवल फंड की शॉर्टेज आ सकती है। दुनिया का सबसे लाइव डेटा अगर है तो हम हैं। आज हमारे साथ 2.5 लाख के करीब सप्लायर्स जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मार्केट प्लेस में भी इतने सप्लायर्स अवेलेबल नहीं है जितने केवल हिंदुस्तान में हमारे पास है। तो हम अगर कल मार्केट प्लेस, देखिए मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी बता देता हूं सर। किसी भी चीज का जो जन्म होता है ना सर, वो रिक्वायरमेंट से होता है। कुछ लोग जन्म लेते हैं मतलब करप्शन के स्टाइल में, और कुछ लोग जन्म लेते हैं मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए और सिस्टम को डेवलप करने के लिए। जब भी आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो आपको हमेशा एक अच्छी लंबी रेस मिल सकती है, लेकिन निश्चित है ये कि आपका पतन निश्चित है, क्योंकि आपको ज्ञान होगा ही नहीं। भाई आपकी टीम को अगर आज आप मार्क के अलावा या तो लोकल वेंडर जो खुद सॉफ्टवेयर बना रहा है या मार्क का लड़का, अदरवाइज कोई नहीं आपको डेमो नहीं दे सकता। अगर आप किसी भी ब्रांड की आप बात कर रहे हैं, उससे बोले यार मेरे को तेरा सॉफ्टवेयर लगाना है, वो कहेगा ठीक है सर इतने रुपए का है, ठीक है। लेकिन लोकल वेंडर जो वहां का लोकल है वो बोलेगा सर आपका क्या काम है। मार्क सबसे पहले आपसे पूछता है आपका क्या काम है। आपने बोला मेरी साड़ी की दुकान है, ठीक है सर आपकी अच्छा ये बताइए कि साड़ी खरीदते हैं या थान वान भी आते हैं और कपड़े भी बेचते हैं। बोला सर थान भी आते हैं। अच्छा ठीक है सर, इसमें एक काम कीजिए, मैं आपको आता हूं, डेमो दिखाता हूं, आपकी रिक्वायरमेंट देख लीजिए, आपको समझ आएगी तो आप खरीद लीजिए। तो ये चीजें हमें आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा, आपको मैं बताऊं, सैमसंग लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, जब मैं कंप्यूटर कोर्स करके जब भारत में जब मतलब दिल्ली में पहली बार आया मैं नौकरी करने के लिए, तो मैंने जिस कंपनी में नौकरी की थी जहां पहला सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, आज वो मेरा 1998 से मेरा कस्टमर है। 92 में मैंने उसके यहाँ बैठ के सॉफ्टवेयर बनाया था। वो 92 से आज 2020 हो गया सर। 28 साल से एक आदमी हमारा कस्टमर है और सेटिस्फाइड है। ये उसका अचीवमेंट है सर। बिल्कुल सही सर। बस मेरे 3 क्वेश्चन हो रहे हैं छोटे छोटे से। एक तो आई थिंक काफी ज्ञान ऑलरेडी मिल चुका है, पर फिर भी अगर आपको कोई 2 लाइन में समझाना हो आज के जो सो कॉल्ड अपने जो स्टार्टअप्स है या एंटरप्रेन्योर से जो लीड आ रही है, पूरी आ रही है, दैट 2 डोंट और 2 डू, यार ये करो और ये बिल्कुल मत करो, क्या बोलना चाहोगे? सर मेरे बच्चे आज ना पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि जिंदगी में समस्याएं, किसी भी एक समस्या का समाधान करो, किसी भी एक समस्या को पकड़ लो और उसका समाधान करो, और उसे तब तक मत छोड़ो जब तक उसका समाधान ना कर दो। यही स्टार्टअप है सर। फैंटास्टिक। तो सर व्हाट नेक्स्ट फॉर यू, मतलब अगला पड़ाव? सर देखिए दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। हम हर साल कुछ बड़ी समस्याएं सॉल्व करते हैं। मैं 5 मिनट और लेना चाहूंगा।
देखिए सर, अभी हमने लॉकडाउन के पीरियड में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा और हमारे भगीरथ पैलेस जैसे मार्केट जो है वहां पे जब भीड़ आएगी तो हम कोरोना से कैसे बचेंगे, क्योंकि एक कोरोना का पेशेंट अगर ट्रेन में बैठ के मेरठ से आएगा तो वो सबको देके चला जाएगा, और उसने अगर एक काउंटर को दे दिया तो काउंटर सबको दे देगा, है ना। ये तो आदान प्रदान चल रहा है। फिल्म कॉलोनी में आप जयपुर की चले जाइए, वहां पे इतने लोग आते हैं, पूरे छोटे छोटे कस्बों से आते हैं, केमिस्ट आते हैं, अपना माल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से और चले जाते हैं और अपने कस्टमर में फिर जाके अपने गांव मोहल्लों में अपना दवाई देते हैं। अगर ऑपरेटर को कोरोना हुआ और उसने उस दुकान वाले को दे दिया तो वो पूरे गांव को दे देगा। अगर वो गांव से लेके आया है और उसने ऑपरेटर को दे दिया तो फिर भी वो ऑपरेटर फिर सब पूरे गांव को दे देगा। तो हम लोग बड़े परेशान थे इस चीज का समाधान क्या करें। हमने सर एक माई शॉप QR ID बनाया, उसका मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। उसमें क्या किया हमने दुकान के बाहर एक QR कोड लगा दिया। अब हर एक के मोबाइल में आप ऐप लोड नहीं करा सकते। ऐप लोड कराना दुनिया का सबसे महंगा काम है। तो हमने कहा कि हम ऐप फ्री बना देते हैं इसको। आप मोबाइल से कैमरे से स्कैन कीजिए, स्कैन करते ही वो आपका QR कोड से आपकी लाइव कनेक्टिविटी आपके शॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल उसका। और आपने अलाउ कर दिया कि ये 10 मीटर तक ही, क्योंकि पता चले घर बैठ के ऑर्डर करता रहे और यहाँ परेशान कर दे। तो आप क्या कीजिए, वहां से अपना ऑर्डर पंच करिए साइड में खड़े होके। देखिए सर, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। जब भगीरथ पैलेस में कोई कस्टमर आता है तो वो बोलता है उस ऑपरेटर से जो सामने कंप्यूटर लेके बैठा होता है, तेरे पास पैरासीटामोल है? हाँ है। कितने पीस हैं? मेरे पास 20 पीस पड़े हैं। एक काम कर, 5 बांध दे। स्कीम क्या चल रही है? 10 पे 1। अच्छा, और प्राइस? बोला 12 रुपए। सर, एक आइटम के लिए इतनी बात होती है। अगर उसको कम से कम जो एक रिटेलर माल लेने आता है वो कम से कम 50 से 100 आइटम की लिस्ट लेके आता है, तो आप समझिए कि अगर उसका हल्का से ये फटा हुआ है और नहीं फटा होगा तो बोलते बोलते फट जाएगा। इतना बोलता है वो। अगर ये बोलने का आदान प्रदान नहीं रुका तो कोरोना को आज नहीं अगले 2 साल बाद भी आप हमारे साथ ही टहलते हुए पाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने उसका एक समाधान निकाला, माई शॉप QR कोड। तो आपकी शॉप पे एक QR कोड लगा हुआ है, आप जाइए, आप उसको स्कैन मारिए। स्कैन मारते ही आपके सामने उसकी आइटम लिस्ट आ जाएगी। अपनी इंक्वायरी कीजिए, जो भी आइटम आपने टाइप करना है, और उसके रेट, स्कीम सब कुछ दिख रहा है। आप सबमिट कीजिए, अपने ऑर्डर बनाइए। सबमिट करेंगे तो आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा। आप मोबाइल ऐसे दिखा दीजिए, वो अपने दूर ही बैठा हुआ वहीं पे एक बटन दबाएगा, मोबाइल नंबर, वो जो कोड नंबर मिला है उसको, टोकन ID, वो टोकन ID डालेगा। ID डालते ही उसके सामने सारा ऑर्डर आ जाएगा और वो बिल बन जाएगा। अब बिल बना के वो पीछे माल निकालने दे देगा, माल निकलेगा, वो उसको पकड़ा देगा, बिल उसके साथ में होगा, वो उस पैसे निकाल के उसको दे देगा। अब वो पैसे को सैनिटाइज कैसे करना है, उसके लिए फिर हमने मार्क पे बना दिया। तो अब ये समस्या को हमने सॉल्व किया और सर इसको हमने फर्स्ट लॉन्च में 1000 लोगों पे इंप्लीमेंट किया और लोग इतने खुश हैं उससे, क्योंकि ऑपरेटर को अगर कोरोना होगा तो मालिक को वो अपने आप गिफ्ट देके जाएगा शाम तक। तो इस इतनी बड़ी मैं ये आज सोचता हूं कि जब मैं अपनी टीम से बात कर रहा था, मैं कहा कि यार हमें ना कोई याद नहीं करेगा इसके लिए कि मार्ग वालों ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन आपको अगले 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर मैकडोनाल्ड में भी, जब मैं आज याद करता हूं कि मैकडोनाल्ड जब जाता था, मुझे चिकन का शौक है, तो मैं जब जाता था तो मैं वहां लाइन में लग जाता था और लाइन में उसकी भीड़ में लगा रहता था और उस भीड़ में फिर उससे 5 मिनट 10 मिनट बात करता था, तब अपना ऑर्डर देता था। तेरे पास ये बता, स्कीम बता, ये कर, वो कर। मैं सोचता हूँ आज मैं QR कोड उसकी दुकान पे स्कैन करके मैं टोकन नंबर लेके जाऊंगा, ये पकड़ टोकन, माल दे, और बोलने की जरूरत नहीं है बस। उसके बाद अब इसके बाद सबसे बड़ी, इससे भी बहुत बड़ी एक समस्या है सर, जिसपे हम काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर कवर करें। मैंने ICICI के साथ इसको काम करने की कोशिश करी, लेकिन बहुत अच्छा अचीवमेंट नहीं मिला। लास्ट में मुझे अपना ही गेटवे लेके आना पड़ा। सर दुनिया की सबसे बड़ी जो समस्या है सप्लाई की, वो है पेमेंट।
हम जब बड़े डिपोज की बात करते हैं या कॉर्पोरेट की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट का एक बिल बनता है, उसमें 10,000 रुपए के आइटम होते हैं और 10,000 वो पेमेंट ले लेता है और उसके पास 20 लोग अकाउंटिंग करने वाले बैठे होते हैं। लेकिन हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा व्यापारी भी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या समस्या है कि हमारा एक व्यापारी बेचारा बिल भी बनाना है, पेमेंट भी लेनी है, और 200 बिल नहीं बनाएगा तो सरवाइव भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मार्जिन नहीं है। अब वो क्या करता है, उसने बिल बना दिया, अब सेल्समैन गया, लड़का गांव पे, अब हमारे कस्बे एरिया ज्यादा है, पता चला वो पेमेंट लेके गांव से आ रहा था, 2 थप्पड़ मारे किसी ने और कैश ले लिया, छीन लिया उससे। सबको पता है ये यहाँ से पेमेंट लेके निकलेगा, शनिवार को आता है, पैसे लेके निकलेगा, 2 बजे निकलता है, 2 मारे कान पे और पैसे छीन लिए। ये समस्या। दूसरी, अगर पेमेंट 1 लाख रुपए हो गई या 50,000 हो गई, तो अगर कोई बेचारा गरीब है और उसकी कोई मुसीबत चल रही है उस समय में, तो वो बोलेगा कि मालिक के पास जाने से अच्छा मैं भाग ही जाऊं, क्योंकि जब कैश हाथ में होता है और समस्या सर पे होती है तो सर केवल समस्या दिखाई देती है, ईमानदारी नहीं दिखाई देती। मेरे पिताजी कहते थे कि ईमानदार वही है देश के अंदर जिसे बेईमानी करने के लिए मजबूर ना किया गया हो या जिसको बेईमानी करने का मौका ना मिला हो। तो उन्होंने शायद फौज में ऐसा महसूस किया होगा कहीं। तो जीवन में और वो कहते थे प्राइवेट जो लोग होते हैं ना, इससे मुझे दूर रहना है, मुझे फौजी लाइफ ही पूरी जीनी है। और वो फौज से रिटायर होने के बाद दोबारा फौज में भर्ती हो गए थे, बोले वही एक दुनिया है, बाकी कहीं नहीं है कुछ, ये प्राइवेट तो ये लोग, मतलब वो कहते थे ये करप्ट होते हैं। जब मैंने पहली बार कहा कि मुझे बिजनेस करना है, तो उन्होंने कहा कि जिंदगी में सबसे बड़ा गलत काम करने जा रहे हो तुम, जिससे तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे। तो वो एक फौजी लाइफ को जीते जीते उन्होंने बहुत सुकून भरी जिंदगी जी। तो उसको, हमारी समस्या क्या थी, मैं क्या समस्या पे काम कर रहा था, अब क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा समाधान दिया। भाई डिजिटल पेमेंट दे दी आपको, यूपीआई फ्री कर दी आपकी, आप यूपीआई से पेमेंट करो ना। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो जैसे एमडीआर खत्म कर दिया, किसी को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते आप, इतने सारे नॉर्म्स बना दिए कि चलो सरकार फंड करेगी, आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। लेकिन समस्या, प्रधानमंत्री जी के इस समस्या से समस्या सॉल्व नहीं होती। अब मान लीजिए आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप 200 बिल रोज बनाते हैं। अभी अग्रवाल मेडिकोज ने पेमेंट डाल दी, यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफर कर दी 2,000 रुपए। एक तो बिल छोटे छोटे होते हैं, दो आप कभी एक लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के बिल देखेंगे ना, 800 रुपए, 2,000 रुपए, 500 रुपए। रिटेलर इतना चालू है, मतलब सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन रिटेलर इतना समझदार हो गया है, वो कहता है जितने की स्टॉक की जरूरत है कल आ तो जाएगा दोबारा, तो वो एक पत्ता मंगा के रख लेता है और जैसे ही एक खत्म होता है फिर एक और पत्ता मंगा लेता है। वो कहता है डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेंटरी रहनी चाहिए ना, मैं क्यों इन्वेंटरी मैनेज करूं। उसके पास दुकान पर प्रैक्टिकली बात करें तो जहां उसकी बुद्धि काम कर जाती है वहां तक वो एक पत्ते पे रहता है, और जिस दिन कंप्यूटर लगा लेता है उसका सारा स्टॉक ही एक पत्ते पे रहता है। तो उसको वो कंप्यूटर बता देता है आज ये बिक गया, वो फटाक से वो मंगा लेता है। अब 800 रुपए से 2,000 का बिल है। अब मैं एक रिटेलर हूं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, मैं अग्रवाल मेडिकोज, मैंने 2,000 रुपए आपको ट्रांसफर कर दिए। अब आप क्या करोगे, तो आप फंस गए। अब आपके पास अग्रवाल डिस्ट्रीब्यूटर, अग्रवाल मेडिकोज क्या है, 5 है, क्योंकि हर आदमी ऐसे ही रख लेता है, चौहान डिपार्टमेंट, चौहान केमिस्ट, और मतलब अपनी कम्युनिटी को, अपने गांव को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ लोग रख देंगे साईं बाबा मेडिकोज। अब सारी साईं बाबा मेडिकोज रख देंगे, ठीक है, जो जिसका भक्त है वो उसका नाम रख लेगा। तो नाम पता करें तो 200 नामों में पूरी 1600 कस्टमर निबट जाते हैं। अब उसमें दिक्कत क्या होती है, अब आपके पास तो पेमेंट आ गई 2,000 रुपए की, अब आपको तो ये नहीं पता कि कौन से की आ गई। चलो बैंक स्टेटमेंट में कभी कभार नाम नहीं आता, वरना नाम आ जाता है। तो आपके पास आ गया कि अग्रवाल मेडिकोज 2,000 रुपए। अब आप 5 अग्रवाल मेडिकोज को फोन करो, हेलो भैया तेरी पेमेंट है, वो कहेगा हाँ मेरी है। दूसरे से पूछो तेरी है, बोलेगा हाँ मेरी है। पेमेंट को तो सब मना नहीं करेंगे, सब कहते हैं हाँ मेरी पेमेंट है। तो वो क्या करेंगे, आप कंफ्यूज हो गए। अब अगर मान लीजिए आपको वो अग्रवाल मेडिकोज मिल भी गया जिसने पैसे ट्रांसफर किए, आपने पूछ लिया अच्छा लास्ट का आईडी बता, तो उसने बताया 62, तो आपको पता चल गया इसी का ही है। अब आपको कौन से बिल की पेमेंट है ये पता करनी है, क्योंकि 7-8 बिल, क्योंकि छोटे छोटे बिल होते हैं, रोज बिल जा रहे होते हैं, तो 7-8 बिल में से कौन से बिल की पेमेंट है ये 2,000 रुपए, ये नहीं पता चलेगा। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि डिजिटल सरकार के फ्री कर देने के कारण भी नहीं चला।
सरकार इसमें अगर सबको पैसे भी बांट देगी ना तब भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को कंफर्टेबल जोन नहीं मिल रहा। तो हमने क्या किया, हमने उसको ऐसा सिस्टम बनाया कि रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में हमने सर्वर क्रिएट कर दिया। तो हमने केवल पेमेंट प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, हमने हम दुनिया पेमेंट प्लेटफॉर्म कहती है, हम उसे कलेक्शन प्लेटफॉर्म कहते हैं। हमने ऐसा कलेक्शन प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें बिल टू बिल रिकंसिलिएशन ऑटोमेटिक होता है और ईआरपी से ईआरपी कनेक्ट हो जाता है। अगर रिटेलर के पास ईआरपी नहीं है तो वो एसएमएस से जाएगा तो हमारे ईआरपी पे आता है, बिल सेलेक्ट करता है, सबमिट करता है, पेमेंट यूपीआई या नेट बैंकिंग करता है और हमारे पास पेमेंट आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर को 5 मिनट भी खराब नहीं होते। जो काम पहले एक आदमी 8 घंटे लगातार करता था तब कर पाता था, डिजिटल पेमेंट के बाद 2 आदमी लगाने पड़े तब जाके कर पाए, हमने उसको 20 मिनट में कर दिया। तो ये आईटी का काम है सर। आईटी अगर जिस तरीके से ये आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सर जिस दिन आपने एक और क्वेश्चन पूछा स्टार्टअप, सर जब स्टार्टअप समस्याओं का समाधान करने लगेंगे ना सर, वो स्टार्टअप कभी फेल नहीं हो सकता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिना जाने हुए थोड़ा सा, अच्छा क्या प्रॉब्लम आ रही है, दूध की प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा चलो दूध का वो बना दे। अरे भैया आप वो जो दूध वाले जो हजारों भैंस गाय रख के बैठे हैं, पहले उनसे समझने की कोशिश तो करो। तो ये चीजें हैं सर। बहुत बढ़िया सर, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग आपने ये डिस्कवरी लगी मुझे, और ऑब्वियसली आई थिंक पीपल शुड नो अबाउट इट। एंड क्योंकि मैंने भी एक रिटेल स्टोर चलाया हुआ है टाइम के ऊपर, वो अभी भी चल रहा है, तो उसमें मुझे पता है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ये पेमेंट वाली बात जो कही आपने, ये एक्चुअली में मतलब ये कम्बरसम टाइम और सब बड़ा नॉन प्रोडक्टिव काम है। मतलब मैं व्यापारी इंसान हूँ, मैं काम व्यापार करूँ कि मैं अकाउंटिंग करूँ, तो अकाउंटिंग एक मेरी मजबूरी है, ये मेरा धंधा नहीं है। तो बहुत आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आई थिंक एजुकेशन सीरीज बहुत जरूरी है कि लोग पीपल समझे कि यार ये अवेलेबल है, बस जाके खरीदना है और जाके सिर्फ आपको ऑर्डर करना है, ऐसा नहीं किसी ने बनाना है आज की डेट में। तो सर मजा आया बात करके बड़ा। एक सर आखिरी क्वेश्चन मेरा है जो कि थोड़ा मेरे से रिलेटेड है। जब आपको मैंने ये पूरा भेजा और आपसे मैंने किताब की बात करी, तो जब आपने पहली बार वो 3 वर्ड सुने, जुनून, जुर्रत और जुगाड़, तो आपके दिमाग में पहले क्या आया कि ये क्या है ये? मेरे दिमाग में बहुत पॉजिटिव थॉट्स आए। मैं बोला बिल्कुल सही सोच रहे हैं दीपक जी, और सही बात है कि देखिए जुनून और जुगाड़, ये देखिए सर क्या होता है कि जब हम पहले इसको थोड़ा सा इसको कोरिलेट करते हैं, आप में जुनून नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप जिंदा ही नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप में जुनून नहीं है तो आप जानवर और इंसान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर उसमें जुनून है, उसमें जुनून ही तो नहीं होता है, उसे कुछ करने की इच्छा नहीं होती अपना। और सर जुगाड़ जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप, जब किसी ने लकड़ी का पहली बार पहिया बनाया होगा वो सर जुगाड़ बनाया होगा उसने। आज हम उसे पहिया कहते हैं लेकिन उस समय वो जुगाड़ ही था। क्या किया, बोला आसानी से चलने का जुगाड़ कर दिया। तो हम भी जब हमने पहली बार आईसीआईसीआई के साथ कलेक्शन लॉन्च करी, पेमेंट लॉन्च करी कि ईआरपी से पहली बार पेमेंट हो पाई और वर्ल्ड में ये पहली बार हुआ, वो जुगाड़ था। अब हम उसको, जब जुगाड़ सक्सेस हो गया तो अब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो 100% सत्य है। और जब भी आप किसी जुगाड़ को कर लें तो उसे अपनी सक्सेस का रास्ता बना लें और आप सक्सेस हो जाएंगे। थैंक यू सर, मजा आ गया बात करके आपसे। इतना ज्ञान सुबह मिल गया कि मतलब आई थिंक काफी लोगों का भला होने वाला है इससे। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हर चीज के लिए, जो आपने कोरोना के टाइम पे 2 आपने इन्वेंशन करी है। आई थिंक दोनों ही बहुत ज्यादा बेसिक प्रॉब्लम को एड्रेस करती है रिटेलर पॉइंट पे, कि एक जहाँ पर आप वो टाइम बचाते हैं और वो आप जो एक खतरा है संक्रमण का वो बचाते हैं उसके ऊपर से। दूसरा आपने जो पेमेंट वाली बात करी, आई थिंक बहुत वंडरफुल थॉट है। आई थिंक मैंने कभी किसी सॉफ्टवेयर वाले से किसी भी उससे ये थॉट भी नहीं सुना, मतलब जब बात को जरूरत है। तो आई थिंक ये करते करते आई थिंक जो अकाउंट्स की एक बहुत रिक्वायरमेंट होती है मोटी, आई थिंक जहाँ 6 लोग काम करते हैं, मुझे लगता है कि शायद 2 लोग भी काम नहीं बढ़ जाना चाहिए इसके बाद, जहाँ पे बड़ी चीजें होती हैं। सर ऑल द बेस्ट फॉर मार्क ईआरपी, ऑल द बेस्ट टू ठाकुर अनूप सिंह जी। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर ऑल योर वेंचर्स। थैंक यू।